चलिए, तो हम लोग के चैप्टर का नाम क्या हो गया? तो एनसीईआरटी का क्लास 6 का 8वां चैप्टर और ये अंतिम अध्याय हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ठीक है। मेरा नाम है आर के रुद्रा और आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सेशन, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए शुरुआत करिए। कहता है आप लोग इसका नोट्स करते चलिएगा। हमने इसका आपको हेडिंग पढ़कर सुना दिया, आप लोग इसको नोट्स बढ़िया से बेहतरीन से करते चलिएगा। एग्जाम में यहां से प्रश्न हूबहू उठाते हैं, ठीक है। चलिए, यहां पर मुख्य रूप से आपको दो चीजें आपको देखने को मिल रही है। क्या कहता है? मौसम, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कहता है मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम क्या है? तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? मौसम कहलाता है। मौसम क्या है? तो मेरे आप गाना सुनते हैं, मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह, का मतलब है कि मेरे दोस्त तुम मौसम की तरह नहीं बदलो। मौसम कैसे? तो मतलब पल पल मौसम बदलती है, कभी ठंडी कभी गर्मी। आपको अभी गर्मी लग रही है ना, मौसम थोड़ा ज्यादा उष्ण कर दिया तो गर्मी लग रही है, थोड़े आपको शुष्क कर दिया है ना, तो आपको इस तरह से मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। आगे कहता है इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। किसमें? तो मौसम में। मौसम में तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण इत्यादि इसमें शामिल होता है। किसमें? तो मौसम में शामिल होता है। आगे कहता है क्या कि उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। मौसम कभी आपको गर्म लग सकती है तो कभी आपको ठंड लग सकती है। अगर यहां पर देखा जाए, ध्यान से समझेंगे, मौसम क्या है? तो मौसम में तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण यानी सूर्य की ऊर्जा भी उसमें समाहित होती है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा भी उसमें समाहित होती है। वो क्या है? मौसम का क्षेत्र में आता है। अगर बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम कौन कौन है? तो बोलेंगे सर भारत में जो मौसम है वो बोलेंगे दिसंबर से फरवरी तक ठंडा का मौसम होता है, जिसे हम सर्दी कहते हैं। दिसंबर से फरवरी तक के मौसम को क्या बोलते हैं? ठंडा मौसम होता है, जिसे हम सर्दी कहते हैं, ठीक है। अगले को फिर मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, जिसे हम गर्मी कहते हैं। मार्च से लेकर मई तक की, मार्च अप्रैल मई 3 महीने क्या होती है? गर्मी की मौसम होता है। इसलिए गर्मी का सीजन कब होता है? तो कहता है कि गर्मी का सीजन आपको मार्च से लेकर मई तक होता है। जून से सितंबर तक के दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा कहलाता है। ये आपको हम लोग आगे मौसम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जून से सितंबर तक का जो महीना होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून का महीना होता है, और वह मौसम में आपको भारत में मानसून यानी वर्षा का आगमन माना जाता है। जून से लेकर के सितंबर तक भारत में वर्षा का मौसम होता है। जो लोग चैनल पे आ रहे हैं सभी लोग जरा वीडियो को लाइक करते चलिएगा भाइयों, ठीक है। चलिए अगला कहता है अक्टूबर से लेकर नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम को शरद ऋतु कहते हैं। क्या? तो अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में मॉनसून के यानी लौटता मॉनसून कब होता है? तो अक्टूबर से लौटना शुरू होता है मॉनसून, और कब तक लौटेगा? तो नवंबर में लौटेगा। इस ऋतु को हम कहते हैं शरद ऋतु। यानी मुख्य रूप से हम लोग 4 ऋतु पढ़ लिए, और फिर नवंबर के बाद आता है दिसंबर। तो दिसंबर से फरवरी तक का महीना सर्दी होता है, ठीक है। मार्च से मई तक के महीना को गर्मी कहते हैं। जून से सितंबर तक के महीना को वर्षा ऋतु कहते हैं, और अक्टूबर से नवंबर के महीने को लौटता मानसून यानी शरद ऋतु कहते हैं। बसंत ऋतु आपको फरवरी में ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये यहां पर मुख्य 4 बातें आपने समझ लिया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सर बताइए कि शीत ऋतु क्या है। हमने पूछा कि सर बताओ कि सर शीत ऋतु क्या होती है। तो हमारे टीचर ने जवाब दिया क्या कि सुनो भाई साहब, बात ऐसा है कि ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। जैसे जब अगर हम भारत का अगर मानचित्र अगर थोड़ा देख लें, थोड़ा भारत का मानचित्र अगर देखें, यहां पे आपको भारत का मानचित्र है, ठीक है। तो कहते हैं ये उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, ये पूरा यहां से यहां तो पूरा दक्षिण आ गया, इधर दक्षिण हो गया, ऊपर उत्तर हो गया। तो यहां पर आपको कर्क रेखा आपको यहां से होकर गुजरती है,
है ना, यहाँ से मध्य से भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। जब कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, यहां से गुजरती है यानी उत्तर की ओर, और दक्षिण में सूर्य दक्षायन में चलता है ना, दक्षिण अयनांत में सूर्य जाता है, तो इसलिए उत्तर तक, भारत के उत्तर में सूर्य की किरणें सीधी तौर पे नहीं पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य की किरणें जब सीधी तौर पे नहीं पड़ती है तब इसके कारण वहां पर ऊष्मा का अभाव होता है, और जिसके कारण जब ऊष्मा का अभाव होता है तब जाकर यहां पर सर्दी का मौसम आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है क्या, सर ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, तो कहते हैं क्या कि देखो भाई साहब, ऐसा बात है कि गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। गर्मी का जब मौसम आता है तो सूर्य की जो किरणें पड़ती है वो हमारे भारत पर, यानी उत्तरी गोलार्ध में भारत पर सीधे तौर पर पड़ती है। तब तापमान क्या होता है, तो तापमान में वृद्धि होती है, बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवनें बहती है, जिसे लू कहा जाता है, याद रखना। दिन के समय में गर्म एवं शुष्क पवनें, जब गर्म एवं शुष्क पवनें जब बहती है उसे क्या कहते हैं, उसे लू कहते हैं, याद रखना, ठीक है। क्या कहेंगे, लू। दिन के समय कौन सी, तो दिन के समय गर्म और शुष्क पवनें बहती है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे हम सर लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू। कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। तो सर ये क्या होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, तब बोलते हैं कि सुनो भाई, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। दक्षिण पश्चिम मानसून का, अभी हम लोग इसको मैं फिगर से समझाऊंगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का जो मौसम होता है वो मानसून के आने और आ करके पूरे भारत में वर्षा कराने का समय होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। क्यों बहती है, ITCZ के कारण बहती है। और क्यों बहती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। क्यों बहती है, तो समुद्र से, यानी आपको जल मार्ग से, जल से आपको स्थल की तरफ पवनें बहती है, ठीक है। कहते हैं वे अपने साथ नमी भी लाती है, जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। कैसे, हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से फिगर में समझेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। क्या हमने पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, तो मानसून के आगमन और पूरे भारत में फैल जाने का ये क्रम होता है, ये समय होता है जो मानसून कहलाता है, ठीक है। ये पवनें जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती हैं, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होकर आती है, और इसी अरब सागर से होते हुए स्थल मार्ग की ओर आती है। कहां, तो उच्च वायु दाब पेटी से निम्न वायु दाब की पेटी की तरफ शिफ्ट होता है, और अपने साथ ये पवनें क्या लाती है, तो अपने साथ ये पवनें नमी लाती है। और जब ये पवनें ऊंची ऊंची पर्वतों से टक्कर खाते हैं तब ये क्या होती है, यहां पर वर्षा होती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बगल में हम लोग देखते चलेंगे, यहां पर कुछ बिंदु है उसे समझेंगे। वर्षा को हिंदी में हम वर्षा ही कहते हैं, लेकिन वर्षा को मराठी भाषा में पौष कहते हैं, है ना। पूष का महीना आप लोग सुने होंगे, किसका, कि भाई साहब पूष का महीना चल रहा है, माघ आसीन कार्तिक पूष का महीना, है ना। उर्दू में इसे बारिश कहते हैं और बंगाली में इसे बौरसा कहते हैं। क्या बोलते हैं बंगाली में इसे बौरसा कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं, मराठी में पाउस कहते हैं और हिंदी में वर्षा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में वर्षा कहते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहां तक, आप लोग बोलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसे फिगर के माध्यम से बढ़िया से समझ लेते हैं ताकि हम लोग को और आनंद आ जाए। जरा देखिए सर, थोड़ा और बेहतरीन से समझाइए, आइए देखिएगा। ये आपको अरेबियन सी हो गया। चलो यहां से पहले थोड़ा इसको समझ लो, इस फिगर को, ठीक है। देखिए कहता है क्या, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, देखिएगा
ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये क्या है आपको, तो इसे कहते हैं ITCZ। क्या बोलते हैं इसे? ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा ना, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए इसी कलर से करते हैं। ये क्या होता है आपको, तो ये कहलाता है ITCZ। ये लाइन है, ये पूरे विश्व की लाइन है, पर्टिकुलर ये भारत के लिए, पूरे पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। और कहता है कि ये आपको जो देख रहे हैं ये क्षेत्र कौन सा है, तो ये देखिए यहां पर आपको भारत दिख रहा है। कौन सा क्षेत्र है? ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, तो ये है आपका भारत है, ठीक है। चलिए, ये जो क्षेत्र आपका भारत है और ये हमारा पश्चिमी घाट है, इधर हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां पर हमें क्या देखना है, हम लोग को ये देखना है यहां पर आपको अरब सागर है। कौन सा है? यहां अरब सागर है। और यहां पर आपको बंगाल की खाड़ी है। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। क्या हो गया ये आपका, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी है और ये आपको इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है। कौन सा हो गया ये आपको हो गया हिंद महासागर, ठीक है। अब जरा देखते हैं, जो किरणें आती है इधर आपको क्या हो गया, उत्तर है, और ये आपको साउथ है, ये आपको ईस्ट है, और ये आपको क्या है, सॉरी, तो ये आपका वेस्ट है, यानी पश्चिम ये हो गया। अब देखिएगा, तो कहता है दक्षिण पश्चिम पवने, यानी यहां से पवने आना शुरू करती है, ठीक है। यहां से पवने आना शुरू करती है और सबसे पहले केरल के तट पर, ध्यान देना, सबसे पहले वर्षा कहां कराती है, तो केरल के तट पर सबसे पहली वर्षा कहां, तो केरल के तट पर सबसे पहली वर्षा कहां, तो केरल के तट पर सबसे पहली वर्षा, तो सबसे पहली वर्षा कहां, केरल के तट पर होती है। अब ये जो वर्षा है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जरा समझिए, यहां पर जो किरणें हैं, ये इक्वेटर हो गया ना, यहां पर जो किरणें हैं, सॉरी, यहां पर जो आपको वायु दाब पेटी है, यहां पर उच्च वायु दाब है। कैसा है? उच्च वायु दाब है। कहां? जल में। और ये स्थल है, और यहां पर स्थल में निम्न वायु दाब पेटी है। कैसा? निम्न वायु दाब है। तो हमेशा याद रखना कि पवन हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब में जाता है। हमेशा याद रखना कि पवन हमेशा उच्च वायु दाब से, कैसा? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ जाता है। कहां? निम्न वायु दाब की तरफ। हमेशा, एक दिन नहीं, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाता है। तो यहां पर किरणें जो है वो, सॉरी, यहां पर जो आपको पवनें हैं वो कहां आ रही है, तो सबसे पहले आपको पश्चिमी घाट पर वर्षा कराती है और यहां से वर्षा कराते हुए आगे बढ़ती है। तो यहां से वर्षा आपको क्या करती है, पूरे भारत में फैलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और ये क्या करती है, यहां से इस तरह से जा रही है, ये पवनें इस तरह से, और ये कहां से उठी है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून है। कैसी मानसून है? दक्षिण पश्चिम मानसून है। और ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए पूरा बिहार, झारखंड, बंगाल, है ना, असम, इन सभी क्षेत्रों में क्या कराता है, तो वर्षा करवाती है। कौन सी मौसम करवाएगी, तो बोलेंगे सर ये है ना दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा करवाती है। आइए, अब ये जो वर्षा हम लोगों ने देखा है, इस वर्षा को लौटने का समय आ गया है, ठीक है। अभी हम लोग टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, टाइम पीरियड बहुत विस्तार से हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इस सर ये जिस रास्ते से वापस, जिस रास्ते से गया था, ये उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। ये उसी रास्ते से क्या होगा, ये उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। अब जब लौटेगा तो लौटते समय भी कहां वर्षा करेगा, लौटते समय भी उन जगहों पर वर्षा करेगा जिन जगहों पर जाने वक्त किया था, ठीक है। पंजाब में जो वर्षा अधिकतर होती है वो लौटते मानसून से होती है ना। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अभी इसमें ज्यादा फैक्ट नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट इसमें दिया है, ठीक है। देखिएगा, कहता है क्या
कि इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यानी पवने जो है स्थल पे आ गई है, महासागर से स्थल पे आ गई, जल से स्थल पर आ गई। अब यहां पर पवने स्थल भाग से कहां जाएगी? तो पवने स्थल भाग से हमेशा अब कहां? तो बंगाल की खाड़ी यानी समुद्र की तरफ मूव करेगी। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। यानी मानसून अब यहां पर क्या हो रही है? तो मानसून अब यहां पर लौट रही है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। कहां पर? तो तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में, कहता है विशेषकर दक्षिण भाग में जो अधिकांश वर्षा होती, भारत के दक्षिण भाग में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम से वर्षा होती। प्रश्न आएगा कि तमिलनाडु में वर्षा कब होती है? आगमन वाले मानसून से या फिर बाहर निकल रहे मतलब लौटते मानसून से? तो बोलेंगे लौटते मानसून में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा होती है। देखिए, जब गर्मी का सीजन आता है तो गर्मी के सीजन में मानसून जो होता है, गर्मी के सीजन में मानसून दक्षिण पश्चिम से होकर बहती है, और जब विंटर सीजन आता है तो हिमालय की माउंटेन से लौटकर ये पर्वत से टकराकर फिर मानसून क्या होता है? लौट जाती, जिस रास्ते आई सी उसी रास्ते से लौट जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे कहता है क्या? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जलवायु एक बड़ा कॉन्सेप्ट माना जाता है, जबकि मौसम एक छोटी सी अवधि एक मान सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बिंदु मान सकते हैं। तो कहता है अनेक वर्षों में, यानी कम से कम 20 से 30 साल मापा जाता है। ठीक है, कम से कम 20 से 30 साल मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाती है। जलवायु एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जबकि मौसम एक छोटा कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि हम लोग की जलवायु में परिवर्तन मानसून के कारण होता है। इसलिए भारत की जलवायु को कौन सा? तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया। ये बीपीएससी में भी प्रश्न हूबहू पूछा हुआ था। ठीक है, कि मानसून शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से माना जाता है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से? तो अरबी भाषा के मौसम से माना जाता है, जिसका अर्थ क्या होगा? मौसम, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? तो मौसम होता है। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण, यानी भारत की स्थिति कहां है? तो उष्ण कटिबंध में है। तो उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। यानी भारत में वर्षा किस कारण से होगी? तो बोलेंगे सर भारत में वर्षा मानसूनी पवनों के कारण होती है। किस कारण? मानसूनी पवनों के कारण होती है। कहता है क्या? भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में जो कृषि है वो किस पर निर्भर है? तो वर्षा पर निर्भर है। किस पर है? वर्षा पर। अगर वर्षा नहीं हो तो सूखा पड़ जाता है, और सूखा पड़ गया तो फिर फसल नहीं होगी। अच्छे मॉनसून का मतलब क्या है? पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर मानसून बढ़िया रहेगा, अच्छा मानसून किसको बोलते हैं? जब वर्षा समय पर हो जाए, आपको धान रोपने की बारी हो तो उस दरमियान वर्षा हो जाए, है ना। आपको जब फसल अच्छी हो जाए तब बोलते हैं कि हाँ भाई साहब फसल अच्छी हुई है, मानसून बढ़िया था, मौसम सही समय पर आया था मानसून, इसलिए फसल। इसलिए भारत की कृषि किस पर निर्भर है? तो मानसून पर निर्भरता मानी जाती है। याद रखिएगा, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है? प्रश्न आता है कि जलवायु किस पर निर्भर करेगी? तो किसी स्थान की जलवायु उसकी देश में, जगह में स्थिति कहाँ है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी कितनी है, वो उच्चावच पर
निर्भरता है ना, तथा उच्चावच पर, इन सब की निर्भरता के कारण वहां की जलवायु कैसी रहेगी, वहां की मानसून कैसे रहेंगे, ये निर्भर करता है वहां की स्थिति पर। कहां? तो वहां की स्थिति पर निर्भर रहता है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि भारत जो है अलग अलग विभिन्न प्रकार के अलग अलग संस्कृति और कल्चर और जलवायु परिवर्तन से बंधा हुआ है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। देखिए, राजस्थान का मरुस्थल, उसी समय पे अगर बात करें तो राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर एकदम कैसे, तो गर्म है। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो दूसरी ओर क्या, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। सेम जगह पर अगर हम बात करें, सेम सिचुएशन में बात करें तो जहां राजस्थान की बात हो रही है कि राजस्थान में मरुस्थल है, वहां अधिक गर्मी पड़ रही है, जैसलमेर में और बीकानेर में गर्मी पड़ रही है। लेकिन उसी समय लद्दाख के द्रास में और कारगिल में बर्फ की पहाड़े हैं। बर्फ मतलब बर्फ जमा हुआ है, बर्फ से मतलब बर्फीली ठंड है, यानी ठंड बहुत अधिक है। तो एक जगह गर्मी बहुत अधिक है तो दूसरी जगह पे ठंड बहुत अधिक है। कहता है क्या, तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। अगर बात करें मुंबई और कोलकाता की, तो यहाँ की मौसम, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है ना, तो यहाँ की अगर जलवायु की बात करें तो इनकी जलवायु कैसी है, तो बोलेंगे सर इनकी जलवायु मध्यम है। कैसी है? मध्यम है। ठीक है, वे नहीं अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे। वे तो जलवायु में कलकत्ता और मुंबई की अगर बात करें, न तो वहां अधिक गर्मी है और न तो अधिक वहां ठंड पड़ती है। तो कारण उसका क्या है? उसकी स्थिति। क्या? उसकी स्थिति। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होता है। कैसा होता है? आर्द्र होता है, क्योंकि समुद्र, मैंने बोला समुद्र तट के किनारे होने के कारण यहाँ की मौसम कैसे, स्थान क्या है? बहुत अधिक आर्द्र है, जिसके कारण क्या है ये, जिसके कारण यहाँ की क्या है, तो यहाँ के न तो अधिक ठंड पड़ती है और न ही अधिक गर्मी। कहता विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। बहुत बार ये प्रश्न हूबहू पूछा हुआ है कि ध्यान देना, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में। मेघालय में कहाँ? तो मौसिनराम में होती है। कहां होती है? मौसिनराम में होती है। ये एकदम VVI पॉइंट है, इस बिंदु को दिमाग में बढ़िया से बैठा लेना। ठीक है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। कभी कभी वक्त ऐसा आता है जैसलमेर में कि वहां पर जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है, जबकि पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में हो रहा है। और एक जगह ऐसा है जहां पर वर्षा कभी कभी होती ही नहीं है, उसका नाम है जैसलमेर। ठीक है, तो ये अवस्था हमारे देश की स्थिति को बताता है कि किस कारण से वर्षा नहीं हो रही है। आइए बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग इस वृक्ष को समझेंगे। ठीक है, कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं, यानी पौधे वगैरह देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। ध्यान देना, क्या बोले? कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। किसे झाड़ी कहते हैं? तो कुछ पौधे अधिक छोटे होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें झाड़ी कहा जाता, याद रखिएगा। ठीक है, तो झाड़ी कौन है? तो जिनकी हाइट कम होती है वे क्या कहलाते हैं? वे झाड़ी। जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे, जो कैक्टस हो गया, वो फूल वाले जो पौधे हो गए, वो सब क्या कहलाते हैं? तो झाड़ियों में उनकी गिनती होती है कि ये सब झाड़ी है। ठीक है,
इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, तथा कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। यानी कुछ वृक्ष तो ऐसे हैं, है ना, जिनमें क्या होता है, पत्तियों की मात्रा क्या है, तो कम होती है। कुछ वृक्ष में पत्तियों की मात्रा कम होती है। तो कौन से वृक्ष हैं? जैसे आपको हो गया नारियल, तो नारियल के जब वृक्ष देखोगे तो उसमें पत्ते कम हैं और लकड़ियां ज्यादा मिलती है। ठीक है, आगे कहता है घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी वैसे घास, झाड़ी और पौधे जिनमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं उनको उगाने में, वैसे पौधों को, झाड़ियों को या फिर वृक्षों को हम क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक वनस्पति का नाम देते हैं। किसका नाम? तो प्राकृतिक वनस्पति का नाम देते हैं। ठीक है, क्या आप कभी इन्हें सोच सकते हैं? जलवायु में किस प्रकार भिन्नता? अलग अलग जलवायु, अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है ना। जलवायु में, अच्छा, प्राकृतिक वनस्पति में क्या है, तो प्राकृतिक वनस्पति में वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर प्राकृतिक उत्पादन कब होगा? जब वर्षा होगी तब तो होगा। आइए जरा इसे समझते हैं। देखिए, ये कोई वृक्ष है, ये क्या है, आपको एक वृक्ष आपको दिख रहा है, और ये सिर्फ ये यहाँ पे आपको जंगल की तरह पूरा दिख रहा है, लेकिन ये जंगल का सिर्फ एक टुकड़ा, ये उष्णकटिबंध वर्षावन है, इस जंगल का सिर्फ एक वृक्ष को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, कहता है क्या, झाड़ी वाली परत कब होगा? जब ये 5 मीटर तक होता है, तो क्या होता है, झाड़ी वाली परत होता है। जब ये तरुण होता है तब ये 20 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है, और जब ये वितान यानी थोड़ा जवानी की उम्र में जाता है तब ये 40 मीटर पे जाता है, और उद्गामी परत सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर, अगर वो 60 मीटर या उससे पार जब जाता है तब ये समझ आता है कि सबसे अधिक ऊंची जगह पर ये वृक्ष चले आई है। तो मुख्य रूप से जो अधिकांश वृक्ष जो होते हैं वो आपको 40 मीटर के रेंज में मिल जाते हैं, लेकिन अगर 60 मीटर से ऊपर करे तो समझना वो बड़े बड़े वृक्षों में उसकी गिनती होती है। ठीक है, चलिए आइए, हमें यहाँ पर एक प्रश्न किया जा रहा है कि सर एक बात बताओ, बच्चों से पूछ रहा है ना, एनसीईआरटी कहता है कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। बच्चों को सोचने के लिए कह रहा है कि सोचो कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों को कह रहा है कि भाई साहब सोचो और सोच के बताओ कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। तो कहते हैं वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। बच्चे कहते हैं सर वन हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक है। क्यों? कहते हैं ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। यानी एक वृक्ष क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, और वही ऑक्सीजन हम लोग फिर लेते हैं, और आज हम लोग जिंदा हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वो क्या करती है, मिट्टी को इस प्रकार से देखिए, मिट्टी को बांधे रखती है, मिट्टी को बांधे रखती है। देखो इस प्रकार से आपको पेड़ है ना, मिट्टी दिख रहा है, इसकी जड़ें दिख रही है ना, तो ये क्या करती है, ये जड़ें जो होती है मिट्टी को बांधे रखती है ना। आगे देखेंगे, तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। आप देखते हैं कि जब कभी वर्षा होती है, नदी में बाढ़ आता है, और नदी के किनारे नदी क्या करती है, बाढ़ के पानी से किनारे को काटते, भूमि को, जमीन को काटते हुए चली जाती है, लेकिन उन जमीन को, उस भूमि को नहीं काट पाती है जिस भूमि के नदी के किनारे वृक्ष लगा होता है, क्योंकि उस जमीन को पृथ्वी जो होती है, पेड़ जो होती है वो इस प्रकार से जकड़ी हुई रहती है। तो जब जकड़ी हुई रहती है और अधिक शोर उसका जो जड़ होता है अधिक गहराई में रहता है, और पृथ्वी को जकड़ी हुई रहती है, तो एक एक दाना एक दूसरे की तरह चिपका हुआ रहता है, तो उसे तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए सरकार, इसीलिए लोग, वनस्पति के जानकार लोग कहते हैं क्या, कि इसीलिए कहते हैं कि नदी के किनारे क्या लगाया जाए, वृक्ष लगाया जाए, ताकि नदी हमारी भूमि को अपरदित नहीं करे। ठीक है, याद रखिए, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे सब प्रश्न आएगा। ठीक है, अभी जस्ट वनों से हमें क्या, ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। यानी हमें जब वन रखते हैं तो वन से हमें ईंधन प्राप्त, पहले के जमाना में ईंधन प्राप्त होता है, लकड़ी होता है, चारा होता है, जड़ी बूटी वन से मिलते हैं, लाख यानी वहां पर
जिससे आपको चूड़ियाँ वगैरह बनती है ना, शहद का निर्माण होता है। अगर वृक्ष ही नहीं होंगे तो फिर आपको जब अच्छे अच्छे फल नहीं होंगे, अच्छे अच्छे फूल नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे, तो मधुमक्खियां शहद कहाँ बनाएंगी? घर में आपके? बिल्कुल नहीं। आजकल तो मधुमक्खी पालन चल रहा है, गोंद हो गया, इन सब का निर्माण क्या होता है? तो ये वनों के आवश्यकता को बताते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, वन वन्य जीवों की प्राकृतिक निवास है। क्या है? वन क्या है? तो वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है। वन्य जीव क्या होते हैं? जैसे हो गया शेर, बाघ, हुड़ार, सियार, जो भी है ना, जो जंगली जीव हैं, उन सभी का प्राकृतिक निवास कौन है? तो बोलेंगे वन, यानी जंगल प्राकृतिक सबका निवास है। अब जरा देखिए, अगर हम एक पेड़ को बचाते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है? अगर हम एक पेड़ को बचाते हैं तो पेड़ हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो मनुष्य ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, इतना गंदगी फैला रहा है, कार्बन इस्तेमाल कर रहा है, उसे पेड़ पौधा ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद इसे ऑक्सीजन के रूप में फिर बाहर करता है। जब ये ऑक्सीजन के रूप में जब बाहर करता है तो वही ऑक्सीजन को हम लोग प्राप्त करते हैं और जिंदा रहकर उसी पेड़ को काटने के बारे में सोचते हैं, है ना। ये मनुष्य ऐसे ही प्रवृत्ति के मनुष्य कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन पेड़ों पर अगर मधुमक्खियां हैं तो मधुमक्खियों से क्या होता है? तो मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है। क्या? शहद प्राप्त होता है। और पेड़ों से फल प्राप्त होगा, शहद होगा, गोंद व लाख होगा, जो लाख की चूड़ियां बनते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। वन्य जीवों का ये क्या है? तो प्राकृतिक आवास है। इमारती लकड़ी, अगर आप लकड़ी का चेयर वगैरह लोग बनाना पसंद करते हैं कि मैं बढ़िया बढ़िया लकड़ी का आपको मैं सोफा बनाऊंगा, पलंग बनाऊंगा, खिड़की बनाऊंगा, है ना। सागवान की, तो भाई साहब सागवान आपने लगाया कितने हैं, है ना। रबड़ की खेती होती है, आप इन्हीं से हमें रबर प्राप्त होता है, फर्नीचर मिलता है, खेल के सामान बनते हैं, ईंधन बनते हैं, चारा होते हैं, आश्रय के लिए घर, और दवाइयाँ यानी औषधि भी हमें वन से प्राप्त होता है। इसलिए वन और वृक्ष हमारे लिए अत्यंत आवश्यक। जिस प्रकार अगर हमें धरती पर रहना है और हमें जीने के लिए, आप जिस प्रकार से कुछ लोग उदाहरण देते हैं, जिस दिन ये वृक्ष, है ना, जिस प्रकार से कटाई चल रहा है, अगर ये वृक्ष छोड़ दे साथ और सभी वृक्ष को काटते चले जाओगे, भाई साहब वृक्ष को नहीं, आप खुद को काटते जा रहे हो, ठीक है। चलिए, इसलिए वृक्ष को नहीं काटने दें तो ज्यादा बेटर है। वन्य प्राणी के बारे में समझते हैं। कहता है वन्य प्राणी क्या है? तो बात करते हैं। कहता है बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। सभी लोग इसको नोट कर लेंगे कि बाघ हमारा क्या है? तो राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है, यानी देश के अलग अलग भागों में भी पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। कौन सा वन में? तो गुजरात के गिर, गिर से गिरनार याद रखना है ना। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। यानी एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? तो गिर के जंगल में। कहाँ? गिर के जंगल में। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। देख रहे हो, यहां से प्रश्न आते हैं कि हाथी और एक सींग वाला गैंडा कहाँ प्राप्त होगा? तो असम के जंगल में प्राप्त होगा। एशियाई शेर कहाँ मिलेगा? तो एशियाई शेर हमें गिर के जंगल में मिलेगा। कहता है हाथी केरल एवं कर्नाटका में भी मिलते हैं, ठीक है। और हाथी कहाँ मिलेगा? तो केरल और कर्नाटका में क्या मिल रहा है? हमें हाथी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आइए बात करते हैं। कहता है ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं, तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। अगर बात करें कि सर ऊंट कहाँ मिलेगा, तो बोलेंगे सर आप ऊंट को देखना है तो आप रेगिस्तान चले जाओ, है ना। और अगर आपको जंगली गधा प्राप्त करना है तो कच्छ के रण में चले जाओ। कच्छ के रण का नाम है, गुजरात में पड़ता है, गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है कच्छ का रण, है ना। कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कौन? तो आपको जंगली गधा, अगर आपको चाहिए जंगली गधा कहाँ मिलेगा? तो कच्छ के रण से प्राप्त होता है। कहता है क्या? जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहां से प्रश्न आते हैं, हिम तेंदुआ कहाँ मिलता है? जंगली बकरी कहाँ मिलेगा? भालू कहाँ मिलेगा? तो बोलेंगे हिमालय के क्षेत्र में हिम तेंदुआ, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसके क्षेत्र में? तो सर हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल, है ना, इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। और भी चीजें हैं, बंदर, सियार, हुड़ार, ये सब भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन कहाँ, इसकी यहाँ पर जानकारी नहीं है, तो हम लोग अभी जानने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है। भारत में पक्षियों का भी ऐसा ही प्रचुरता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत की मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो गया, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत में पक्षियों की भी ऐसे ही प्रचुरता, जिस प्रकार से जानवर पाए जाते हैं उसी प्रकार से पक्षी भी पाए जाते हैं। और मोर क्या है, तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी में गिनती होता है। ठीक है। कहता है क्या, प्रत्येक वर्ष हम लोग, ध्यान देना, प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। कौन सा, अक्टूबर के पहले सप्ताह को हम लोग हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। मैं आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया होगा, आप जाकर देखना, ताकि वन्य जीवों के निवास स्थान को या निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके, है ना। जागरूकता कैसे लाई जाएगी, तो कहता है ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक है। आइए बात करते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए, प्रवासी पक्षी भी एक उदाहरण है कि भारत में पक्षी तो हैं, लेकिन एक पक्षी होता है प्रवासी, यानी जाकर विदेश की पक्षी की बात हो रहा है। ठीक है। कहता है कुछ पक्षी जैसे पिंटेल बत्तख, कर्लियू, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, है ना, लिटिल अस्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। यानी ये विदेशी पक्षी हैं और हर साल हमारे देश में ठंडी के मौसम में आते हैं। तो सर आकर क्या करते हैं, आइए पूछ लेते हैं। और कहते हैं क्या कि सबसे छोटी लिटिल अस्टंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। कहता है कि सबसे छोटी लिटिल अस्टंट एक पक्षी है, लिटिल अस्टंट, देखो लिटिल अस्टंट, जो कहता है सबसे छोटी लिटिल अस्टंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। कितना, तो लगभग मात्र 15 ग्राम होता है। कहता है क्या, आर्कटिक प्रदेश से 8000, कितना, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। यानी ये पक्षी, जो प्रवासी पक्षी हैं, ये आर्कटिक से आते हैं। कहां से, आर्कटिक प्रदेश से होते हुए लगभग 8000 किलोमीटर दूर से यात्रा करके भारत में वो आते हैं। कौन कौन से पक्षी हैं, पिंटेल बतख, कर्लियू, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में आती है। ठीक है। और कहां से, तो आर्कटिक प्रदेश से आती है। ठीक है। कितना दूर है, तो बोलेंगे सर 8000 किलोमीटर है। ये वन्यजीव प्राणी है और प्राकृतिक निवास इनका है। इनका निवास क्या है, तो प्रकृति, यानी प्रकृति ही इनका निवास है। हम लोग की तरह घर बनाकर नहीं रहते। ठीक है। आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। जिनमें से जो सही हम लोग उसको देखेंगे। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, हमने अभी भी जवाब दिया था, मेघालय का मौसिन राम। क्या बोलेंगे कि सर मेघालय का मौसिन राम इसका सही उत्तर होगा, मेघालय का मौसिन राम। ठीक है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहां पाया जाता है, अभी जस्ट मैंने बोला गिर वन में। तो गिर वन में क्या पाया जाता है, तो सर गिर वन में हमारा एशियाई शेर मिलता है। क्या बोलेंगे, एशियाई शेर मिलता है। कहां मिलता है, तो बोलेंगे सर गिर वन में मिलता है। कहां बोलेंगे, गिर वन में मिलता है। तो सर जंगली बकरी कहां मिलेगा, तो जंगली बकरी हिमालय के क्षेत्र में मिलेगा। हिम तेंदुआ भी कहां मिलेगा, तो हिमालय के क्षेत्र में मिलेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहां बहती है। ठीक है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून होता है तो आर्द्र पवनें कहां बहती है, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहां बहती है। तो भाई साहब मैंने आपको पढ़ा रखा है, बढ़िया से विस्तार से समझा दिया है कि आर्द्र पवनें कहां बहती है। जब आप इस फिगर को देखोगे, समझोगे, जब आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, कि आर्द्र पवनें कहां बहती है, तो मैंने बता दिया है
कि हमने क्या बोला कि सागर से यानी समुद्र से कहा तो स्थल की ओर यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में सफर करता है, तो क्या होता है ये आपको हो जाता है आर्द्र पवनों का उदाहरण मिल जाता है। ठीक है, चलिए बोलिए, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सेशन को अब अंत की ओर लेकर चलते हैं। और ये बढ़िया सा आप लोग इसको नोट्स करते चलो, कितना सुंदर नोट्स बनाया, मुझे देखने में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, देखकर तो मजा आ गया। ठीक है, चलिए इसका उत्तर लिख लो, है ना, समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, चलिए बोलिए, कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर किसी तरह कोई समस्या हो तो हमें मतलब कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और ये जो एनसीईआरटी का जो मैंने सीरीज शुरू किया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर फायदेमंद लग रहा होगा। कल से हम लोग का क्लास 7 का शुरू हो रहा है, क्लास 7वां का, क्लास 7 एनसीईआरटी क्लास 7 का हम लोग चैप्टर 1 कल से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। चलिए सभी को दिल की असीम गहराई से सभी को धन्यवाद, थैंक यू।